जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर है? ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल जब हम लोगों ने क्लास खत्म की थी तो उसमें हमने कुछ अवधारणाएं पढ़ी थी, ठीक है, जो किसके ताल्लुक से थी? वो थी आपकी टीचिंग से ताल्लुक रखती थी अवधारणाएं, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से कॉन्सेप्ट। तो हमने कल कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे और जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। जिसमें हम लोगों ने पहले बात की थी किसकी? व्यवहारवादी की। व्यवहारवादी मनोविज्ञान, व्यवहारवादी मनोविज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बिहेवियरिस्ट, बिहेवियरिस्ट थॉट, यानी कि बच्चों का व्यवहार की तरीके से बच्चों में चेंज लाना। क्योंकि हमने पढ़ा है टीचिंग का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, जिसे हम लोग कहते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट चाइल्ड। सर्वांगीण विकास करना व्यवहार थॉट में आता है कि बच्चे का व्यवहार चेंज होगा तो उसका जो है वो सर्वांगीण विकास होगा। और इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो फाउंडर हैं, वो मैंने बताया था आप लोगों को, जॉन बी वॉटसन। जॉन बी वॉटसन क्या है? इसके संस्थापक हैं, यानी कि ये व्यवहार मनोविज्ञान की जो राय है, जो परिभाषा है, उसके संस्थापक कौन है? जॉन बी वॉटसन है। और व्यवहार में दो चीज़ों पर खास तौर पे ध्यान दिया जाता है। एक होता है उद्दीपन, जिसे हम लोग कहते हैं स्टिमुलस, और एक होता है हमारा प्रतिक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स। तो ये व्यवहार में ही काम होता है। हम कोई बात कहते हैं, उसके बाद उसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया जो है वो आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो जाहिर सी बात है उसका आपको आंसर पता होगा, या अगर आंसर नहीं पता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर का जब जवाब दिया जाएगा तो आपको क्या मिलेगी? प्रशंसा मिलेगी। तो यानी कि उद्दीपन की जो प्रक्रिया है या प्रतिक्रिया है, वो किस में आएगी? आपको प्रशंसा में मिलेगी। अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो आपको दंड या मायूसी मिलती है। इसी से बच्चा क्या करता है? बच्चे के व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। अगर बच्चे को पता है कि इसका आंसर ये है, तो बच्चा क्या होता है? आगे की नॉलेज के लिए अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है और अपने आप को उसके लिए अभ्यास करता है और उसके लिए जो है वो मेहनत करता है। ठीक उसी तरीके से दूसरा है, अगर बच्चे का जवाब नहीं आता तो वो कोशिश करता है कि अगली बार जब मुझसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो मुझे उसके बारे में पता हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला। इसके बाद दूसरा था जो मैंने आपको बताया था, और वो था ई एल थॉर्नडाइक। ई एल थॉर्नडाइक, ये नाम है, ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने शिक्षण पे जो है वो काम किया है। और इसीलिए इन्होंने तीन नियम जो है वो बताए हैं, जिसमें पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रभाव का नियम। और इसके बाद आता है दूसरा लॉ ऑफ प्रिपरेशन, लॉ ऑफ प्रिपरेशन यानी कि तैयारी का नियम, तैयारी का नियम। इसके बाद तीसरा आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि इसे हम लोग कहते हैं अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और ये तीनों एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। और इसके प्रतिपादक या इसके जो फाउंडर हैं वो हैं ई एल थॉर्नडाइक। इन्होंने ही क्या दिया है? प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम और अभ्यास का नियम। अब इसमें क्या बात है या इसमें क्या चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं, उसी को हमें जो है वो करना है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, पहला लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रभाव का नियम।
प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम क्या करता है? प्रभाव का नियम होता है इनाम और दंड, यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं अप्रिशिएट और पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने कुछ काम किया, आपने कुछ अच्छा काम किया, तो आपको उसका क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। तो जब रिवॉर्ड मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो प्रभाव होगा वो बच्चे पर क्या होगा? गुड पड़ेगा, यानी कि अच्छा पड़ेगा, और बच्चा जो है वो दोबारा से उस रिवार्ड को हासिल करने की कोशिश करेगा। जबकि जो दूसरा रहेगा, अगर आपने कोई काम खराब कर दिया तो आपको उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, और जो किस में आएगा? बैड में आएगा। तो ये भी क्या है? बच्चे के कार्य करने की प्रक्रिया में, या बच्चा जो काम करता है उसके बदले में उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वही क्या है? प्रभाव का नियम है। अब वो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और वो प्रभाव बुरा भी हो सकता है। वो प्रभाव बच्चों को इनाम भी दिला सकता है और वो प्रभाव बच्चे को दंड भी दिला सकता है। ये बात कही है E.L. थॉर्नडाइक ने। इसमें प्रभाव के नियम है। इसके बाद तैयारी का नियम, जिसे हम लोग कहते हैं तैयारी का नियम, यानी लॉ ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि प्रिपरेशन के हवाले से आपको बताना है कि तैयारी का नियम क्या है। तैयारी का नियम किसने दिया है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये नियम दिया है E.L. थॉर्नडाइक ने। और ये क्या करता है? ये काम करता है SR थ्योरी पर। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि SR थ्योरी पर कौन सा नियम काम करता है। तो SR थ्योरी पे काम करता है लॉ ऑफ प्रिपरेशन। अब SR क्या है मैंने आपको अभी बताया। S जो है वो हमारा स्टिमुलस, और R जो है वो हमारा क्या है? रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी कि इसे हम लोग कहते हैं उद्दीपन, और रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया। तो लॉ ऑफ प्रिपरेशन यानी कि तैयारी का नियम बताता है कि आप जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसकी तैयारी करनी क्या है? जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपके मन में इस तरह के ख्याल आए कि आपको UGC नेट का एग्जाम देना है। ये आपके मन का ख्याल है, उद्दीपन होता है एक तरीके से। मन में जो वातावरण चलता है या मन के जो भाव होते हैं उसको अपने दिमाग से सोचना समझना। तो उसकी प्रतिक्रिया में आप क्या करेंगे? अपनी तैयारी करेंगे और UGC नेट का सिलेबस देखेंगे। ये क्या है? इसकी प्रतिक्रिया। सिलेबस देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, इसके अलावा आप उसका पैटर्न देखेंगे, उसके PYQ देखेंगे। तो ये सारी क्या है? ये सारी तैयारी का नियम है, यानी कि ये काम करता है SR पे। कभी पूछ लिया जाए कि SR क्या काम है या इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो S की फुल फॉर्म होती है स्टिमुलस, जिसे हम लोग कहते हैं उद्दीपन, और रिस्पॉन्स यानी कि R, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया। तो ये छात्रों के दरमियान एक कनेक्शन बनाने का काम करता है, इसलिए हम लोग इसे SR थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि तैयारी के नियम को। इसके बाद तीसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभ्यास का नियम। अगर पूछा जाए फिर थॉर्नडाइक के जो 3 नियम हैं, प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम और अभ्यास का नियम, उसमें सबसे अहम कौन सा है? तो वो है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम लोग कहते हैं अभ्यास का नियम। अब जो हमने तैयारी करने के लिए मटेरियल किया है या हमने जो चीज पढ़ी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास को हम लोग कहते हैं एक तरीके से रिवीजन। रिवीजन के अलावा हम उसे कह सकते हैं दोहराव, या उसे हम लोग कह सकते हैं पुनः निरीक्षण। इसी का तो मतलब है अभ्यास, कि हम लोग एक चीज का जो है वो अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? उसका रिवीजन करते हैं। और इसीलिए हम लोग इसे UGC के नेट में अभ्यास के नियम को हम लोग कहते हैं ड्रिल। ठीक है। खास तौर पे ड्रिल जो है वो किसमें कराई जाती है? वो फौज में कराई जाती है। जो फौजी होते हैं उनसे ड्रिल कराई जाती है, अभ्यास कराया जाता है। अगर युद्ध नहीं भी हो रहा होता है तब भी उनसे युद्ध की तरह एक लड़ाई लड़वाई जाती है। तो वो क्यों है? ताकि वो जब युद्ध में जाएं तो वो घबराए ना, और अभ्यास से अपने आप को क्या करें? पूरा तैयार रखें। अगर आपसे पूछ ले जाए कि ड्रिल का संबंध किससे है, तो आप लोग बता सकते हैं
ड्रिल का संबंध अभ्यास से है, यानी कि एक्सरसाइज से है। एक्सरसाइज को ही दूसरी जबान में क्या कहा जाता है? ड्रिल कहा जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको ड्रिल ना मिले, ड्रिल के साथ मिले ड्रिल एंड प्रैक्टिस, तब भी आंसर क्या होगा? तब भी आंसर यही होगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। प्रैक्टिस भी उसे ही कहते हैं और ड्रिल भी उसे ही कहते हैं। आई होप आपको तीनों के मतलब जो है वो समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दीजिए। सॉरी बेटा, आवाज नहीं आ रही थी, अब आ जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अनुकूलन या अनुबंध, इसे हम लोग कहते हैं कंडीशनिंग। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं बीएफ स्किनर। अनुकूलन या अनुबंधन को बीएफ स्किनर ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है शास्त्रीय उत्कृष्ट, जिसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरा है संचालक कंडीशनर, जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके बारे में क्या है, या एक नजरिया कैसे काम करता है। तो बीएफ स्कैनर का नाम है बीएफ स्किनर। आखिर में आर आ रहा है तो इसका मतलब रैट। रैट मानने होता है चूहा। तो बीएफ स्किनर ने किस पे परीक्षण किया है? चूहे पे परीक्षण किया है। चूहे को क्या किया? एक पिंजरे में बंद कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं चूहेदानी। आप लोगों ने देखी है चूहेदानी? चूहेदानी देखिए। तो बीएफ स्किनर ने क्या किया? इस चूहेदानी में एक चूहा क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये हमारा क्या है? चूहा है। और यहाँ कहीं एक कोने में क्या लगा दिया? वो लगा दिया उसने कहीं पर एक खटका, एक बटन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसने वहां पर खटका लगा दिया, कोई बटन लगा दिया, तो जैसे ही चूहा घूमेगा इधर उधर, तो जैसे उसके पांव इस बटन पे पड़ेंगे, तो तभी क्या खुल जाएगा? दरवाजा खुल जाएगा। और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो उसके लिए खाना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खाना आ जाएगा।
ये पहले दिन की प्रक्रिया है। अब मुझे बताइए, जब दूसरे दिन वो खाने के लिए इधर उधर भागेगा, तो क्या वो इधर उधर भागेगा या सीधा यहाँ पे आ जाएगा बटन पे? चूहा इधर उधर भागेगा या सीधा बटन पे आ जाएगा? तो जाहिर सी बात है, बच्चे में जिस तरीके से बताया जाता है वो पहले दिन थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब वो उसको एक बार देख लेता है या एक बार समझ लेता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो दोबारा गलती नहीं करेगा। तो बीएफ स्कैनर ने ये परीक्षण किया है चूहे पे कि चूहा अगले दिन इधर उधर नहीं भागेगा, बल्कि उसे कम वक्त लगेगा और वो सीधा बटन पे आ जाएगा, और जैसे ही बटन पे जाएगा तो खाना अपने आप अंदर आ जाएगा। तो ये जो इसके साथ प्रक्रिया हुई, तो अब उसको समझ में आ गया कि बटन जो है वो इस वाले कोने में है, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे डायरेक्ट यहीं आना, तो चूहा हर बार यहीं आएगा। तो ये जो शास्त्रीय उत्कृष्ट कंडीशन है, कंडीशन ये हो गई कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में क्या करना है, काम करना है, और इसी इलाके में आके हमें बटन दबाना है, और जैसे ही हम लोग बटन दबाएंगे खाना आ जाएगा। ठीक है, यही वाला काम कुत्ते पे किया है। अगर पूछ लिया जाए कुत्ते पे किसने किया है, तो याद रख लीजिएगा, उनका नाम है इवान पावलोव। इवान पावलोव, इवान पावलोव। ठीक है, पी का मतलब होता है पेट, और पेट माने होता है कुत्ता। आप लोग इस तरीके से भी रिलेट करके रख सकते हैं। ठीक है ना। आर का मतलब रैट, यानी कि स्किनर का जो आर है वो रैट को डिनोट करता है, यानी कि स्किनर ने परीक्षण किया है किस पे, चूहे पे। और कुत्ते पे किसने किया है, पावलोव पे। और ये जो पी है ये करता है पैट को, और पैट का मतलब भी क्या होता है, कुत्ता होता है। दोनों ने ये काम जो है वो किए हैं, और इसे ही हम लोग कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हमारा है, और वो है हमारा संचालक। संचालक कंडीशनिंग। आप लोग देखते होंगे कि सर्कस में जानवरों को क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, यस और नो? जाहिर सी बात है। तो जो उसको संचालक यानी कि जो उसे ऑपरेट करता है, जैसे वो कहता है वैसे ही उसे करना होता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका आज ये टॉपिक होगा, तो आपको वही टॉपिक पढ़ना होगा। तो ये भी क्या है, ये एक अनुबंधन है, ये एक अनुकूलन है, जो जिसके साथ में कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई होती है। तो संचालक का मतलब आप लोगों को पता ही है कि कोई उसे इंसान जो है वो क्या करेगा, उसे ऑपरेट करेगा। और ऑपरेट भी किस तरीके से करेगा, तो ऑपरेट भी उसे क्रम के अनुसार करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कर्मदेशित। कर्मदेशित का मतलब होता है कि उसको जो है वो पूरी तरीके से एक प्रोग्राम जो है वो सेट करना पड़ेगा, यानी कि उसे एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा, तभी जो है वो उसको क्या करेगा, काम कर सकता है। तो संचालक कंडीशन में ये दो बातें आप लोग जो है वो याद रख लीजिएगा। सबसे पहला तो उसमें संचालक की जरूरत पड़ती है, जैसे सर्कस में जोकर होता है, या जो जानवरों को नचाने वाला होता है, इस तरीके से। और वो जो है वो एक क्रम के अनुसार जो है वो अपना काम करता है, इसलिए इसमें क्रमदेशित या प्रोग्राम होता है। और ये दोनों ही किसने दिए हैं, ये दोनों दिए हैं आपके बीएफ स्किनर ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक विचारधारा, या हम लोग इसे कहते हैं दृष्टिकोण। बात एक ही है दोनों के लिहाज से, विचारधारा कह लें या दृष्टिकोण कह लें, संज्ञानात्मक। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव थॉट। कॉग्निटिव थॉट ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। और इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो फाउंडर हैं, वो हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे। अभी आप लोग सिर्फ इतना रख लीजिएगा कि संज्ञानात्मक विचारधारा या कॉग्निटिव थॉट के जो संस्थापक हैं या फाउंडर हैं, वो है जीन पियाजे। क्योंकि इसके लिए एक अलग से क्लास ली जाएगी स्पेशल। कॉग्निटिव थॉट अलग अलग पैरामीटर्स में होता है, इसमें 6 टाइप्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो मैं आपको अलग
क्लास में किसी दिन पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं रचनावादी सिद्धांत के। रचनावादी सिद्धांत कह लें या रचनावादी विचारधारा कह लें या रचनावादी दृष्टिकोण कह लें, बात एक ही है। रचनावादी हो गया तो जाहिर सी बात है कहीं ना कोई चीज कंस्ट्रक्टिव होगी या उसका जो है वो रचना की जाएगी, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे कंस्ट्रक्टिव थॉट। और इसके जो संस्थापक हैं वो भी कौन है? जीन पियाजे ही हैं। कौन है? जीन पियाजे। तो ये भी कॉग्निटिव थॉट से ही जुड़ा हुआ है रचनावादी। इसमें यही माना जाता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने आप से सीखने और ज्ञान का निरंतर करता है, यानी कि अपने आप से ही किसी ज्ञान को सीखता है और उसका क्या करता है? निर्माण करता है। तो इस बारे में भी हम लोग कॉग्निटिव थॉट में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो ही इससे क्या जुड़ा हुआ है? भौतिक ज्ञान जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, रचनावादी से और संज्ञानात्मक से। ठीक है, इसी के आगे एक और आता है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। ये शायद मैंने आपको नहीं लिखवाया था कल, लेकिन अभी आप लोग लिख लीजिएगा, डिस्कवरी लर्निंग। इसके जो संस्थापक हैं वो अहम है, तो लिख लीजिएगा जेरू ब्रूनर। जेरू ब्रूनर। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग का मतलब यही है कि किसी चीज को खोजने के बाद उसके बारे में हमें क्या करनी है? लर्निंग करनी है। तो यही है हमारी डिस्कवरी लर्निंग। और इसके जो संस्थापक हैं वो है हमारे जेरोम ब्रूनर। ठीक है, बस इसमें जो है वो आप लोग इतना ही याद रख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारे पास अनुभव रूपांतरण। अनुभव रूपांतरण का सिद्धांत या अनुभव रूपांतरण दृष्टिकोण या अनुभव रूपांतरण अधिगम। ठीक है, अब अनुभव का मतलब आपको पता ही है, एक्सपेरिमेंट होता है, और रूपांतरण का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? चीजों को ट्रांसफॉर्म करना। तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थॉट। अनुभव रूपांतरण अधिगम यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थॉट। और इसके जो संस्थापक हैं या इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जैक मैरी जो। इन्होंने ये जो नजरिया है वो पेश किया है अनुभव रूपांतरण अधिगम का। कल मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताई थी आप लोगों को। कोई बच्चा बता सकता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी, अगर पता हो तो वाई लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप लोग एन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसकी फुल फॉर्म थी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म TLT, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थॉट। याद रख लीजिएगा, फुल फॉर्म आ सकती है। तो इसका क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थॉट यानी कि अपने ज्ञान को एक जगह से दूसरे ज्ञान पे क्या करना? ट्रांसफर करना। जैसे पूर्व से ज्ञान आपने हासिल किया। पूर्व का मतलब होता है आपने जो पिछली क्लास में जो ज्ञान लिया है उसके बेस पर या उसके आधार पर आप लोग क्या करेंगे? कोई नया ज्ञान सीखेंगे या नई तालीम हासिल करेंगे। यानी कि आप लोग ज्ञान का क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं। तो उसे ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थॉट। यानी कि अपनी पिछले अनुभव के एतबार से आप नई चीज करते हैं। मीन्स आपने कुछ काम किया है कभी पिछली बार, तो आपको पता है कि ये काम इस तरीके से होता है या ये काम इससे बेहतर तरीके से हो सकता है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं अनुभव रूपांतरण लर्निंग। यानी कि बच्चा अपने अनुभव से नए अनुभव की ओर क्या करता है?
परिवर्तनशील होता है या कह सकते हैं गतिशील होता है, और वो अपने पुराने अनुभव के एतबार पर या अपने पुराने अनुभव के आधार पर ही आगे बढ़ता है। इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थॉट, यानी कि अपने ज्ञान का वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और नई लर्निंग को जो है वो क्या करता है, ऐजाद करता है या उसका आविष्कार करता है। इसे हम लोग बोलते हैं अनुभव रूपांतरण अधिगम। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक या सामूहिक, सामाजिक या सामूहिक अधिगम सिद्धांत या सामाजिक सामूहिक विचारधारा या दृष्टिकोण, जिसे हम लोग कहते हैं सोशल लर्निंग थॉट, लर्निंग थॉट, जिसे हम लोग कहते हैं SLT। और ये किसने दिया है, ये दिया है एल्बर्ट बंडूरा ने, एल्बर्ट बंडूरा। सोशल लर्निंग थॉट, सोशल का मतलब हो गया सामाजिक, लर्निंग का मतलब हो गया अधिगम, और थॉट मतलब नई विचारधारा। अब ये क्या है, एल्बर्ट बंडूरा ने ये नजरिया पेश किया है सामाजिक और सामूहिक। इसमें क्या है कि बच्चा जो है समाज से सीखता है, बच्चा जो है वो समाज से सीखता है। लर्निंग बाय सोशल लाइफ, कहते हैं ना आपकी दो तरह की लाइफ होती है, एक सोशल लाइफ होती है और एक आपकी पर्सनल लाइफ होती है। तो बच्चा ज्यादा पर्सनल लाइफ से नहीं सीखता, बल्कि बच्चा क्या सीखता है, सोशल लाइफ से सीखता है। जैसे आप लोग देखेंगे कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल हो रही है तो क्या करते हैं, बच्चे उसको सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डांस हुआ, चाहे वो खाना बनाना हुआ, चाहे वो किताब हुई, चाहे वो कोई फिल्म हुई, चाहे कोई हेयर स्टाइल हुआ, कोई कपड़े हुए। इस तरह की आप लोग विचारधारा देखते हैं आजकल के बच्चों में कि नहीं मम्मी मुझे तो वो वाला कपड़ा चाहिए, नहीं आंटी मुझे तो वो वाली ड्रेस चाहिए। यस और नो? हाँ। तो ये क्या होता है, बच्चा जो है वो समाज से सीखता है, और ये विचारधारा या ये अधिगम या ये दृष्टिकोण किसने दिया है, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है कि बच्चा जो है वो समाज से भी सीखता है, और बच्चे को ज्यादातर जो तालीम है वो समाज से ही मिलती है। तो ये सामाजिक या सामूहिक अधिगम जो है वो ये है, ठीक है। और इसमें जो है वो 3 से 4 बातें जो है वो जरूर याद रखनी है सामाजिक में। जैसे सबसे पहला ध्यान, ध्यान का मतलब है अटेंशन। जाहिर सी बात है सब बच्चे क्या है, अटेंशन के भूखे हैं कि भाई मैं खूबसूरत लड़की हूँ, मुझे सारे लड़के देखें, मैं खूबसूरत या कह सकते हैं मैं हैंडसम लड़का हूँ, मुझ पे सारी कॉलेज की लड़कियां मरे। तो ये क्या है, ये एक सोशल लाइफ है, और अटेंशन पाने के लिए क्या करते हैं, सब लोग काम करते हैं। कोई बच्चे पढ़ाई से अपने आप की अटेंशन दिलाते हैं, कुछ बच्चे अपने बिहेवियर से दिलाते हैं, कुछ बच्चे अपने एटीट्यूड से आते हैं। तो ये सारे क्या हैं, लोगों की अटेंशन पाने के लिए करते हैं। इसके बाद है अवधारणा, अवधारणा यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं रिटेंशन। अवधारणा का मतलब ये है कि ये तो एक धारणा बन गई है पहले से ही कि लड़का मजबूत होता है और लड़की क्या है, कमजोर होती है, और यही समाज में जो है वो क्या होता है, दिखाया जाता है, और यही जो है वो बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये एक सामाजिक कुरीति है, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, ये एक सामाजिक समस्या है, और इसी से लोग सीखते हैं अवधारणा का, जो लोगों में क्या होता है, सारी चीज बनी हुई होती है। इसके बाद आता है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि मान के चलिए आपने किसी इंसान को देखा और वो आपको अच्छा लगा, तो आप क्या करेंगे, उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप उसका एक प्रोडक्शन है या एक वो प्रोडक्ट है, उसको आप देखा देखी क्या करेंगे, अपने आप को उस तरह से क्या करेंगे, प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि उसे आप लोग रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे, ताकि जो फेम, जो अटेंशन उसको मिली है वो मुझे मिल जाए। तो यही होता है आपका प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। इसके बाद आता है प्रेरणा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मोटिवेशन। और हमें समाज से क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है।
क्योंकि ये भी क्या है, एक सोशल लाइफ का हिस्सा है। आप लोग न जाने किस किस इंसान से मोटिवेट हुए होंगे, ठीक है। हर इंसान किसी न किसी से मोटिवेशन जरूर लेता है, किसी भी तरीके से। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप से मोटिवेशन ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने आइडियल लोगों को क्या करते हैं, सामने रख के तैयारी करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का जो आइडियल है वो मोहम्मद शमी हो सकता है वो जो हमारे फुटबॉलर हैं छेत्री, उनका हो सकता है। इसके अलावा हॉकी में बहुत सारे हैं, मेजर ध्यानचंद है, उससे हो सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम है, नरेंद्र मोदी है, उन सबसे क्या ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, और अपने सोशल लाइफ को जो है वो बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी बातें किसमें बात कही गई है, एसएलटी में, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी में। और इसके जो संस्थापक हैं वो है हमारे एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद लास्ट था हमारा योग दर्शन। ये कदीम जमाने की बात है, जिसे हम लोग कहते हैं योगा फिलॉसफी। योगा फिलॉसफी, और इसके जो संस्थापक हैं वो सभी को पता है, और वो है हमारे महर्षि पतंजलि। ठीक, तो इन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए क्या किया है, योग का इस्तेमाल किया है। और योग करने से क्या होता है, बच्चे की जो स्पिरिचुअल ताकत होती है, जिसे हम लोग कहते हैं आध्यात्मिक, वो क्या होती है, अच्छी होती है। तो इसीलिए बच्चों को सिखाने के लिए या बच्चों में शरीर बनाने के लिए, क्योंकि आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा ना कहीं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करना, उसकी बुद्धि को मजबूत करना, और उसके अहंकार को त्याग करना। और ये सारी चीजें किससे हो सकती हैं, आध्यात्मिक तरीके से हो सकती है, जिसे हम लोग कहते हैं मेडिटेशन। तो ये योग फिलॉसफी कहती है, या ये योग दर्शन कहता है कि बच्चे का शरीर जो है वो मजबूत होना चाहिए, उसका मन शांत होना चाहिए, बुद्धि तेज होनी चाहिए, और उसमें अहंकार का निवास नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस योग दर्शन में 8 चीजों पर जो है वो ज्यादा काम किया गया है, या कह सकते हैं 8 चीजों को मिला के हम लोग एक योग को जो है वो बनाते हैं। जिसमें 8 चीजें कौन कौन सी हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है आत्म नियंत्रण, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। इसके बाद आता है नियम, या हम लोग कह सकते हैं उसे रूल, या हम लोग उसे कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेंसी। ठीक है, इसके बाद आसन, जैसे योगा के आसन होते हैं अलग अलग, जिसे हम लोग एक तरीके से पोस्चर्स कहते हैं। इसके अलावा प्राणायाम, प्राणायाम जिसे हम लोग कहते हैं ब्रीथ। इसके बाद प्रतिहार, प्रतिहार यानी कि रिस्ट्रेंट। इसके बाद धारणा, धारणा यानी कि माइंड, माइंड स्टडी भी कह सकते हैं आप लोग इसे। इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान को हम लोग पता ही है, मेडिटेशन कह सकते हैं या कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद समाधि, ये होता है कंप्लीटली मेडिटेशन, मेडिटेशन। तो ये कुछ योग के क्या है, आयाम हैं जो आपको याद करने हैं। 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सब चीजों को मिला के बच्चों का शरीर, बच्चों का मन, बच्चों की बुद्धि, और बच्चे के अंदर अहंकार जो पनपता है, उन सब चीजों को जो है वो एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है। और उसे हम लोग कहते हैं योग फिलोसफी, या इसका दूसरा नाम है योग सूत्र। ठीक है, तो ये बात जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा। ये योग के सारे क्या हैं, ये योग के सारे आयाम हैं, या हम लोग घटक कहते हैं, या हम लोग इसे पार्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी को।
मजा आ रहा है पढ़ने में, मतलब अच्छा लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि काफी सारे बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन पहली बार कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको सिलेबस थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन फिर भी हम लोग आसान भाषा में या सरल जबान में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी में भी आपको पढ़ाता हूँ और इंग्लिश में भी मैं आपको उसके टर्म जो होते हैं, जो लफ्ज होते हैं, मायने बताने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों को समझने में और उसको आसान बनाने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये तो कुछ अवधारणाएं थी। इसके बाद कुछ लोगों के नजरिए हैं, कुछ लोगों के वाद हैं, जो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, जैसे सबसे पहला आता है हमारा आदर्शवाद। आदर्शवाद को हम लोग कहते हैं आइडियलिज्म। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास प्रकृतिवाद। प्रकृति में प्रकृति की बात की जाती है और इसे हम लोग कहते हैं नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म। इसके बाद तीसरा आता है परियोजन परियोजनवाद, जिसे हम लोग कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका संस्थापक कौन है, इसके अनुयायी कौन है, वो सारी चीजें भी हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले नाम लिख लेते हैं, ताकि हमें इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो जाए। आदर्शवादी होता है कि किसी काम को हमेशा पॉजिटिव वे में करना। प्रकृतिवाद यानी कि कोई भी चीज को हम लोग प्रकृति से जोड़ के पढ़ते हैं। परियोजनवाद उसे हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने काम के जरिए या अपने प्रयोग के जरिए से सीखता है। इसके बाद चौथा आता है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद इसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन या एग्जिस्टेंशन, यानी कि जो चीज दुनिया में है उसी को हम लोग सच मान लेते हैं, और जो चीज दुनिया में नहीं है उसे हम सच नहीं मानते। ठीक। इसके बाद पांचवा आता है मानवतावाद। मानवतावाद जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमैनिज्म। क्या कहते हैं, ह्यूमैनिज्म। यानी कि मानव जो है वो पूरी दुनिया का एक केंद्र है, उसी के इर्द गिर्द पूरी जिंदगी चलती है। ठीक। इसके बाद पांचवे के बाद आता है हमारे पास छठा, जिसे हम लोग कहते हैं तर्कवाद, जिसे हम लोग एक तरीके से रीजनिंग भी कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं तर्कवाद को रिलेशनशिप। इसके बाद सातवां आता है हमारे पास अनुभववाद। अनुभववाद को हम लोग कहते हैं एम्पिरिज्म। और लास्ट आता है, बट नॉट द लीस्ट, आता है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, इसका नाम यही है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, ये हमारे क्या है, 8 हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म, परियोजनवाद प्राग्मेटिज्म, अस्तित्ववाद एक्सटेंशन एग्जिस्टेंशन, मानवतावाद ह्यूमैनिज्म, तर्कवाद रैशनलिज्म, अनुभववाद एम्पिरिज्म, गेस्टल्स और गेस्टल साइकोलॉजी। ये सारी चीजें जो है वो हमें पढ़नी है, और इससे हमें पता चलेगा कि कहाँ से हमें जो है वो काम करना है और किस तरीके से इनके जो संस्थापक है वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ तक बताइए किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो? अदरवाइज आज की क्लास इतनी ही है, इससे आगे की कहानी हम लोग कल शुरू करेंगे। ओके, ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, सेम टाइम सेम जगह।